और आज फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के क्लास में हम नए एक चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं और जो चैप्टर है द ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज, इट इज ऑल्सो नोन एज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954 एंड रूल्स 1955। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या बैकग्राउंड था इस एक्ट के लाने के पीछे। तो ये एक्ट जैसे आफ्टर इंडिपेंडेंस ये एक्ट लागू हुआ था, आप देख सकते हैं कि 1954। तो जैसे इंडिपेंडेंस 47 में लागू हुआ था, उसके बाद सारे जो चीजें हैं वो इंडिया में प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो गया था। और जैसे कोई भी चीजें प्रोडक्शन होता है तो द अल्टीमेट कस्टमर इज द कंज्यूमर, और कंज्यूमर के पहुंचने तक सबसे बेहतरीन तरीका होता है एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो किसी भी एडवर्टाइजमेंट के तरीके से कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी या कोई भी मैन्युफैक्चरर अल्टीमेट कस्टमर तक पहुंच सकता है, दैट इज कंज्यूमर। तो वैसे ही जैसे नए नए जो भी चीजें आप रोज के डेली लाइफ में देखते हो तो एडवर्टाइजमेंट के दौरान ही देखते हो, और इसीलिए ये जो द एडवर्टाइजमेंट एरा भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट हो गया था उस टाइम पे भी। जैसे टीवी टेलीविजन नहीं था, लेकिन वो तब बोला जाता था, पोस्टर निकलता था या कहीं कहीं पे चीजें वॉल में लिखा रहता था। तो इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट से जनरली चीजें बिक रहा था। तो मेडिसिन को भी जैसे कस्टमर तक पहुंचाने के लिए उसे भी एडवर्टाइजमेंट का सहारा लिया गया, और एडवर्टाइजमेंट के दौर से धीरे धीरे क्या होता गया कि मेडिसिन और जो भी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस है वो बहुत पॉपुलर होता गया अमंग द पीपल। ठीक है, अब इससे दिस इज अ गुड थिंग, ये बहुत अच्छी बात है, लोगों को पता चल रहा है। लेकिन इससे कुछ नुकसान भी था। नुकसान ये था कि जैसे बहुत सारे लोग ऐसे थे कि वो एडवर्टाइजमेंट के साथ साथ क्या करते थे कि डॉक्टर के पास जाना छोड़ देते थे, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट देख लिए कि इससे ये चीजें ठीक होता है, तो उस एडवर्टाइजमेंट को देख के खुद ही फार्मासिस्ट से मेडिसिन लेता था या मेडिसिन शॉप से मेडिसिन लेते थे। तो उससे प्रॉब्लम क्या हो रहा था, उसके सेल्फ मेडिकेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। तो उससे क्या होता था, कभी ठीक चीजें हो भी जाता था, लेकिन उससे ज्यादा अमाउंट में क्या होता था कि जो भी सिचुएशन है वो और भी खराब हो जाता था, नहीं तो वो सिचुएशन से वो अल्टीमेट डेथ तक पहुंच सकता था। तो ऐसे रॉन्ग मेडिकेशन या सेल्फ मेडिकेशन के थ्रू ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि ये चीजों को ऑब्जर्व करने के बाद कि एक एक्ट या एक रूल लाना चाहिए या होना चाहिए, जिसके वजह से ये कंप्लीट जो एडवर्टाइजमेंट है वो कौन सी एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए, कौन सी एडवर्टाइजमेंट नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर एक रोक लगाए। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे ये ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट, ठीक है, 1954। उसके बाद क्या किया गया कि देखा गया कि 54 के बाद धीरे धीरे कि कुछ ऐसे भी चीजें हैं जैसे मंत्र, कवच, तलिस्मा, जिसके ऊपर कहा जाता है कि एक जादुई शक्ति है, एक दैवीय पावर है, उसको भी रोक लगाना जरूरी है। तो वो भी इसके साथ अमेंड किया गया है, और उसके बाद ये इसका नाम हुआ था ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954, और उसके रूल्स 1955 से लागू किया गया था। तो 1954 एंड 1955 के हिसाब से कहा जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन आए तो कब पास हुआ था ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट? ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट पास हुआ था 1954 में, लागू किया गया था 1955 में। लेकिन आपको ऑप्शन में मैक्सिमम 1954 ही मिलेगा, और 1954 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इसे बैकग्राउंड के बारे में जैसे पता कर लिया, तो आज इसके क्लास में कुछ इंट्रोडक्टरी चीजें हैं जो हम देखेंगे। इंट्रोडक्शन, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स, और इस मैजिक रेमेडीज एक्ट के अंदर कुछ डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन हम देखेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में और भी जो भी एडवर्टाइजमेंट क्या किया जाता है और कुछ ऑब्जेक्शनल एडवर्टाइजमेंट क्या है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। तो दिस एक्ट वाज पास्ड ऑन 1954 ऑन द पार्लियामेंट। तो एक एक्ट पास हुआ था, दिस एक्ट वाज पास्ड फ्रॉम द इंडियन पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट से पास हो गया था। इसका मतलब ये टोटल इंडिया के लिए लागू होता है। ठीक है, दिस रूल्स वाज एनफोर्स्ड फ्रॉम 1 अप्रैल 1955। एक्ट पास हुआ था 1954 में, but the rules under this act that was passed and enforced from 1st April 1955, this act and rules are applicable to whole India except J&K। मतलब जम्मू कश्मीर छोड़ के पूरे इंडिया में ये एक्ट लागू होता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के पीपल पे ये एक्ट लागू नहीं होता है। This was the statement according to this act। These rules are applicable on the newly drugs also।
कोई भी न्यू ड्रग, कोई भी फॉर्मुलेशन, कोई भी मेडिकल डिवाइस या जो भी अंडर द डेफिनेशन ऑफ ड्रग आता है या मैजिक रेमेडीज आता है, वो डेफिनेशन क्या है यहाँ पे दिया गया है। कोई भी डेफिनेशन के अंदर ड्रग्स या मैजिक रेमेडीज आता है वो उसके ऊपर ये एक्ट लागू किया जाता है। ठीक है, तो दिस वाज द इंट्रोडक्शन और इससे पहले आपको मैंने बैकग्राउंड कहा। नेक्स्ट हम देख लेंगे ऑब्जेक्टिव, किस ऑब्जेक्टिव के बेस पे ये एक्ट बनाया गया था। टू कंट्रोल द सर्टेन काइंड ऑफ advertised ad, this is advertisement, ठीक है, ad related to the drugs, ठीक है, to control certain kind of advertisement related to drugs। अब ऐसे कुछ जितने भी सारे हो गए थे एडवर्टाइजमेंट, वो एडवर्टाइजमेंट क्या जरूरी है या क्या जरूरी नहीं है, उसके बेसिस पे कुछ एडवर्टाइजमेंट के ऊपर रोक भी लगाया गया था। तो उस रोक लगाने के लिए ही ये एक्ट को पास किया गया था। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, टू कंट्रोल द सर्टेन काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड टू द ड्रग्स। कौन से एडवर्टाइजमेंट पास होना चाहिए? ड्रग्स के जैसे कुछ मैजिकल पावर है ऐसा आपको स्टेटमेंट नहीं देना है। कुछ डिजीज कंडीशन है, कुछ डिजीज कंडीशन को कोई भी ड्रग ठीक नहीं कर सकता। अगर आप एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो कि ये ठीक हो सकता है या किसी सपोज कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कोई भी एक आफ्टर ए सर्टेन एज आप किसी के हाइट बढ़ा दोगे, ठीक है, आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आप किसी सेक्सुअल प्लेजर के लिए आप उसके जो भी उसकी कैपेसिटी है उसको बढ़ा दोगे। ये सब सर्टेन स्टेटमेंट है ड्रग्स से रिलेटेड दैट वाज बैंड अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, ठीक है। तो वो उसको कंट्रोल करने के लिए दिस वाज द फर्स्ट एक्ट। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या था? टू कंट्रोल सर्टेन काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड टू द मैजिक रेमेडीज व्हिच क्लेम्स इट्स एक्टिविटी फॉल्सली एंड मिसलीड द पब्लिक, ठीक है। यहाँ से ये कुछ अंडरलाइन चीजें हैं, ठीक है, यहाँ पे रिलेटेड टू द मैजिक रेमेडीज। तो पहला ऑब्जेक्टिव था टू कंट्रोल द सर्टेन काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट, इसलिए इसे कहा जाता था ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट। कुछ एडवर्टाइजमेंट के ऊपर कुछ ऑब्जेक्शन था, तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव वहीं से पता चलता है, टू कंट्रोल सर्टेन काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड टू ड्रग्स, टू कंट्रोल सर्टेन काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड टू मैजिक रेमेडीज। कौन सा मैजिक रेमेडीज? which claims its activity falsely and mislead the public। ऐसे कुछ मैजिक रेमेडीज, कुछ ऐसे ही कुछ पावरफुल कुछ मैजिक रेमेडीज के बारे में जो क्या करता है, जादुई मंत्र जिसे मैजिक रेमेडीज कहा जाता है, कि जिसमें कहा जाता है कि इस एक्टिविटी फॉल्सली, जिसके ऊपर कोई भी आपके पास प्रूफ नहीं है। सिंपल आप फॉल्सली क्लेम कर रहे हो कि आपको सपोज ये मैंने पेन दे दिया कि कल से आपका फ्यूचर बदलने वाला है, ठीक है, दिस इज ए फॉल्स क्लेम। मेरे पास कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं कि मैं ये किसी को पेन दिया और उसके बाद कल से उसका जीवन बदल जाएगा या उसके नौकरी में सुधार आएगा या उसके लाइफ में कोई भी सुधार आएगा। ऐसे कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, ये कोई भी साइंटिफिक डेटा इसके पीछे नहीं है। तो अगर मैं फॉल्सली क्लेम कर सकता हूँ, दैट इज आल्सो एन ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट। लेकिन ये पेन से लिखा जा सकता है, ये मैं एडवर्टाइज कर सकता हूँ, ठीक है, अच्छी लिखा जा सकता है, ये भी मैंने एडवर्टाइजमेंट कर सकता हूँ। तो मैजिक रेमेडीज रिलेटेड जो भी एडवर्टाइजमेंट है उसको कंट्रोल करने के लिए, क्यों कंट्रोल करना है? क्योंकि वो एक गलत सा प्रभाव पड़ रहा था नॉर्मल ह्यूमन के ऊपर और वो फॉल्सली क्लेम कर रहा था। एक जनरली झूठा सा वादा जिसे कहा जाता है वो पब्लिक को कर रहा था और इसके साथ साथ इसके वजह से क्या होता है कि पब्लिक मिसलीड होता है, पब्लिक के पास गलत इंप्रेशन जाता है अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट के बारे में भी, और क्या होता है कि जो भी कंपनी जिसे बना रहे कंपनी के बारे में भी। तो ये सारे रॉन्ग मिसकंसेप्शन को हटाने के लिए ये ऑब्जेक्टिव ले डाउन किया गया था। दिस आर द टू ऑब्जेक्टिव, टू कंट्रोल द सर्टेन काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑफ द ड्रग्स, टू कंट्रोल ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑन मैजिक रेमेडीज व्हिच फॉल्सली क्लेम that its activity certain kind of miraculous power or it can mislead the public। ये रोकने के लिए जनरली ये एक्ट पास किया गया था, ठीक है। तो इस एक्ट के बारे में हम जैसे यहाँ पे कुछ टर्म लिखा है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म वाज द ड्रग्स, नेक्स्ट वाज द मैजिक रेमेडीज, नेक्स्ट वाज द एडवर्टाइजमेंट। ये तीन टर्मों को हमें डिफाइन करना है। ड्रग्स किसे बोला जाता है, मैजिक रेमेडीज किसे बोला जाता है और एडवर्टाइजमेंट किसे बोला जाता है अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। तो इस एक्ट के तहत
ड्रग्स क्या होता है वो चलिए देख लेते हैं। आपने ड्रग्स क्या होता है आपने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में भी पढ़ा था, मैंने पढ़ाया था ड्रग्स के डेफिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे फिर ड्रग्स के डेफिनेशन है, ड्रग क्या है, अ मेडिसिन, ओके, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट ए ड्रग इज अ मेडिसिन फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज। कोई भी मेडिसिन इंटरनल या एक्सटर्नल यूज में आप यूज कर रहे हो उसे आप ड्रग कहलाओगे और वो सब्सटेंस इस एक्ट के अंदर रेगुलेट होता है। सेकंड डेफिनेशन, अ सब्सटेंस इंटेंडेड फॉर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मिटिगेशन, प्रिवेंशन और क्योर ऑफ डिजीज इन ह्यूमन और एनिमल। मतलब कोई भी सब्सटेंस, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो डायग्नोसिस के लिए यूज किया जा सकता है, ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जा सकता है, मिटिगेशन मतलब उसके जो भी एक्टिविटी है वो एक्टिविटी को कॉपी करने के लिए यूज किया जाता है, प्रिवेंशन उसको रोक लगाने के लिए, और क्योर मतलब उसे ठीक करने के लिए। ऐसा कोई भी सब्सटेंस अगर ये सारे प्रॉपर्टी है, डायग्नोसिस कर सकता है, ट्रीटमेंट कर सकता है, मिटिगेशन, प्रिवेंशन और क्योर, वन और मोर देन वन प्रॉपर्टी कोई भी सब्सटेंस के अंदर है, किसमें, ह्यूमन और एनिमल में भी। ह्यूमन में भी आप क्लेम कर रहे हो या एनिमल में भी क्लेम कर रहे हो कि ये सब प्रॉपर्टी है तो वो ड्रग कहलाएगा, ठीक है। थर्ड डेफिनेशन, एनी आर्टिकल अदर देन फूड, खाना छोड़ के कोई भी ऐसा वस्तु इंटेंडेड टू अफेक्ट द स्ट्रक्चर और एनी फंक्शन ऑफ द बॉडी। आपके बॉडी के जो भी स्ट्रक्चर है वो कम ज्यादा कर सकता है या आपके बॉडी के जो भी ऑर्गेनिक फंक्शन है उसे बढ़ा सकता है या घटा सकता है। ऐसे सिर्फ ह्यूमन में नहीं, ह्यूमन और एनिमल दोनों में अगर ये सारे प्रॉपर्टी कर सकते हैं तो उसे हम ड्रग सब्सटेंस कहेंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट ड्रग क्या है, तीन डेफिनेशन यहाँ पे दिखा गया है, ए मेडिसिन फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज, ओके, अ सब्सटेंस इंटेंडेड फॉर डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, क्योर, ट्रीटमेंट, mitigation etc. in human or animal। थर्ड पॉइंट है, एनी आर्टिकल अदर देन फूड, खाना छोड़ के अगर कोई भी वस्तु क्या कर सकता है, that it can change your structure or the function of your body as well as in animal body, that can be called as drug, and this substance which we are calling as drug comes under this act or under this rule, that is the Drugs and Magic Remedies Act, ठीक है। तो नेक्स्ट हमें पता करना चाहिए कि मैजिक रेमेडी किसे बोला जाता है, ओके। व्हाट इज मैजिक रेमेडी? मैजिक रेमेडी क्या है? इट इंक्लूड्स तलिस्मान, मंत्र, कवच और एनी अदर चार्म ऑफ एनी काइंड व्हिच इज alleged to possess the miraculous power। इसका मतलब क्या है? It includes talisman, mantra, कवच और any other charm that kind which have miraculous power। ये तीनों चारों चीज आपको याद रखना है। तलिस्मान एक लॉकेट टाइप होता है, ठीक है। तलिस्मान एक लॉकेट टाइप होता है जिसके एक जनरली मेटल से बना हुआ, कोई भी मेटल का बना हुआ हो सकता है, सोना का हो सकता है, रूपा का हो सकता है, लोहा का हो सकता है, एल्यूमिनियम का हो सकता है। कुछ लॉकेट टाइप होता है जो जनरली स्टाइल के लिए पहन रहे हैं, दैट इज ओके, ठीक है। लेकिन वो पहन रहा है और उसके अंदर कोई मिरेकुलस पावर है कुछ भी चेंज करने के लिए अगर बोला जाता है, दैट इज इंडिकेटेड एज तलिस्मान। मंत्र आपको पता है किसी जनरली बुक में या पेपर में किसी भी जगह पे कुछ मंत्र होता है, ठीक। मंत्र इज ए गुड थिंग, बट अगर आप बोल दो कि ये मंत्र करने से या मंत्र ये बोलने से आपके जो भी बॉडी का प्रॉब्लम है वो चेंज हो जाएगा या आपके जो भी डिजीज है वो खत्म हो जाएगा या क्योर हो जाएगा, दैट कम्स अंडर द ऑब्जेक्शन, ठीक है। वो मंत्र, कवच, ऐसे कोई भी वस्तु जो ऐसे धारण करने के बाद कुछ भी आप मंत्र बोलते हो तो आपको कवच पता है, मंत्र पता है। तलिस्मान क्या हो, मेटालिक जनरली चीजें होता है जिसके अंदर सोचा जाता है कि एक जादुई पावर है जो आपकी चीजों को चेंज कर सकता है, तो वो आता है। और एनी अदर चार्म, या कोई भी वस्तु जिसे बोला जाता है कि उसके अंदर एक मिरेकुलस पावर है टू चेंज योर बॉडी, टू चेंज योर फंक्शन, टू चेंज योर स्ट्रक्चर इन ह्यूमन एज वेल एज इन एनिमल। जैसे यहाँ पे ड्रग के बारे में देखा था, वैसे ही जो मैजिक रेमेडीज है यहाँ पे ये तीन चार चीजें, तलिस्मान, मंत्र, कवच और एनी अदर चार्म व्हिच इज एलिज्ड
to possess the miraculous power to change your structure and function of your human body or animal body that is indicated under the magic remedy under this act. ठीक है, तो हमें पता चल गया ड्रग क्या है, हमें पता चल गया मैजिक रेमेडी क्या है। अब नेक्स्ट हम पता करेंगे व्हाट इज एडवर्टाइजमेंट। अकॉर्डिंग टू दिस एडवर्टाइजमेंट किसे कहा जाता है? एडवर्टाइजमेंट आप देखते होंगे हर रोज, आप पढ़ते होंगे हर रोज न्यूज़पेपर में आता है ऐसे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट, जैसे किसी बाबा का एडवर्टाइजमेंट, किसी कोई भी तलिस्मा का एडवर्टाइजमेंट, किसी मंत्र का एडवर्टाइजमेंट, किसी वस्तु का एडवर्टाइजमेंट, जनरली जिसे आप देख के लगेगा कि ये फ्रॉड है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट वो ऑब्जेक्शनेबल है। इट इंक्लूड्स एनी नोटिस, क्या क्या हो सकता है? इट कैन बी नोटिस, इट कैन बी सर्कुलर, it can be label, this is label, it can be wrapper of anything or any other document or announcement, any other document or announcement made orally or by transmitting light, sound or smoke, उसे एडवर्टाइजमेंट के अंदर कैटेगराइज किया गया है। मतलब आपके पास किसी कंपनी से अगर कोई नोटिस आता है किसी प्रोडक्ट को रिलेटेड, दैट इज आल्सो एडवर्टाइजमेंट। कोई भी सर्कुलर, किसी वस्तु के विशेष में कोई भी सर्कुलर निकाला गया है, चाहे वो गवर्नमेंट निकाल सकता है, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन निकाल सकता है, कोई भी व्यक्ति निकाल सकता है, दैट कम्स अंडर एडवर्टाइजमेंट। एनी लेबल, ठीक है, जैसे प्रोडक्ट के ऊपर लेबल होता है, कोई भी लेबल हो सकता है, कोई भी रैपर हो सकता है। जिस फूड में आप जैसे सपोज बर्गर खा रहे हो, पिज्जा खा रहे हो, उसमें अगर कोई भी रैपर लगा हुआ है, उस रैपर के ऊपर कुछ लिखा है, वो भी एडवर्टाइजमेंट हो सकता है। और एनी अदर डॉक्यूमेंट और अनाउंसमेंट, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिटन ही है। अगर आप नॉर्मल माइक्रोफोन से या माइक से कुछ भी बोल रहे हो किसी पब्लिक एरिया में, दैट कैन बी लीड टू द एडवर्टाइजमेंट स्टेटमेंट। ठीक है, मैं ओरली मतलब आप जैसे बोल रहे हो, मैं अगर किसी चीज के बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे तो मतलब मैं उसका एडवर्टाइजमेंट कर सकता हूँ। ठीक है, और बाय ट्रांसमिटिंग लाइट, साउंड और स्मोक। तो ऑडियो या विजुअल कोई भी इफेक्ट चीज या डॉक्यूमेंट चीज जो जनरली किसी प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी या उसकी गुणवत्ता के बारे में बताता है, दैट कम्स अंडर द एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो अब आज की क्लास यहीं तक हम खत्म करेंगे। तो ड्रग, मैजिक रेमेडी और एडवर्टाइजमेंट क्या है हमने देखा, इसके डेफिनेशन आपको पढ़ना है और इसके इंट्रोडक्शन के बारे में कि कब पास हुआ था, और इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में आप जान के रखिए कि क्यों पास हुआ था, और इसका इंटेंशन क्या है कि ये सेल्फ मेडिकेशन को स्टॉप करने के लिए किया गया था। और कुछ ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट जिसके कोई भी साइंटिफिक बेस नहीं है या कोई ये होना नहीं चाहिए, ऐसे एडवर्टाइजमेंट को बंद करने के लिए या बैन करने के लिए जिनके ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट पास हुआ था। ठीक है, दिस आर द इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव और ये दिस आर द डेफिनेशन। तो नेक्स्ट क्लास आज इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे ऐसे कुछ एडवर्टाइजमेंट दोज आर ऑब्जेक्शनेबल, और ऐसे कौन से डिजीज है जिसके ऊपर ये एडवर्टाइजमेंट आप स्टेटमेंट नहीं दे सकते हो। ओके, सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर स्पेयरिंग योर टाइम विथ मी। होप you enjoyed the lecture, and anything comes to your mind, please comment me in the comment section. Thank you very much.